नमस्कार साथियों। आज से हम लोग एक नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं। वरिष्ठ लेखक सुधा अरोड़ा जी की कहानियों की श्रृंखला, जिसका नाम रखा गया है संवेदना सरोकार की कहानियां। आज इस श्रृंखला में सुधा जी की यह पहली कहानी है जिसका वे पाठ करेंगी, और कुछ कुछ अंतराल पर हम उनसे उनकी और कहानियों को सुनते चलेंगे। इस श्रृंखला में कुल 11 कहानियों का पाठ स्वयं रचनाकार करेगा, और उससे जुड़ी हुई जो यादें हैं, जो बातें हैं, उसकी भी बात होगी। पत्रिकाओं में, संकलनों में उसके प्रकाशन को लेकर, उस पर आई विभिन्न पाठकों की प्रतिक्रियाओं को लेकर, उसके अनुवाद को लेकर, उसकी लोकप्रियता को लेकर कैसी भी बात इस अवसर पर स्वयं रचनाकार करेगा, और आप मित्रगण भी इस अवसर पर उनसे सवाल पूछ सकते हैं। मित्रों, सुपरिचित कवयित्री, कथाकार, विचारक, अनुवादक और संपादक सुधा अरोड़ा जी की लेखनी से हम सभी परिचित हैं। विभिन्न विधाओं में लिखती आई हैं, और हर विधा में उतनी ही मेहनत, उतना ही समर्पण दिखाई पड़ता है। आज जिस कहानी का वे पाठ करेंगी, वह भी एक साथ कई विषयों को उठाती हुई कहानी है। संवेदना भी है, विछड़न भी है, सामाजिक जो गैर बराबरी के दंश हैं, खास तौर से स्त्रियों के, लड़कियों के, वह भी है। और इन सब के बीच वृद्धावस्था का प्रेम भी है। कुछ प्रेम अपरिचय की दिशा में बढ़ता हुआ, और जो मूल प्रेम है वह गृहस्थी का है। वह वृद्ध व्यक्ति किस तरह अपने उधड़े हुए स्वेटर को प्यार करता है, और उसकी बुनावट में अपनी पत्नी की संवेदना की गर्माहट को याद करता चलता है। मूल रूप से तो कहानी की थीम यही है, और उसके आसपास कई और प्रसंगों के साथ यह बेहद सशक्त कहानी बुनी गई है। मगर इसके पूर्व सुधा अरोड़ा जी की एक कविता सुनते चलते हैं, इंतजार। इसमें जिस तरह के भाव आए हैं, और कहानी में वह अद्भुत प्रेम जिस तरह से चित्रित हुआ है, कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें मिलती हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हम सुधा जी से उनकी कहानी को सुनने के पूर्व क्यों नहीं उनकी इस कविता से भी गुजरते चले। मैं पढ़ता हूं, इंतजार, सुधा अरोड़ा। एक औरत ताउम्र बाट जोहती है कि उसे किसी नाम से पुकारा जाए, ऐसे कि नाम के आगे पीछे उग आए कई सारे नाम, और वह अपना एक नाम भूल जाए। एक औरत ताउम्र बाट जोहती है कि उसके बालों में फिराई जाएं उंगलियां, ऐसे कि सिमटे हुए बालों को बिखेर दिया जाए संवारते हुए, और वह उन्हें फिर कभी न संवारे। एक औरत ताउम्र बाट जोहती है कि उसकी आंख में नमी के उभरने से पहले ही एक हथेली
पलकों के नीचे फैल जाए और आंसुओं की नमी प्यार की नमी में बदल जाए। एक औरत ताउम्र बाट जोहती है और बस बाट ही जोहती है। यह सच है, मगर कुछ ऐसी खुशकिस्मत औरतें भी हैं जिनके जीवन में ऐसे प्रेम मिलते भी हैं। वह वृद्ध, वह गृहस्थ जो अपनी पत्नी के पीछे कुछ समय बाद स्वयं भी उस दुनिया में ही चला जाता है। इस दुनिया को छोड़कर यह कहानी कुछ ऐसी ही कहानी है। तो आइए सुधा अरोड़ा जी को आमंत्रित करते हैं और उनसे यह बेहद महत्वपूर्ण कहानी सुनते हैं। जी सुधा जी, हार्दिक स्वागत, नमस्कार। नमस्कार अर्पण जी। आखिर आपने मुझे फंसा ही लिया इसमें। मैं पिछले 4 महीनों से टालती आ रही थी, जी जी। लेकिन आपने मुझे छोड़ा नहीं। खैर, नहीं, अच्छा लगेगा और सभी जो लोगों अभी को। आपने शुरुआत भी ऐसी कहानी पढ़ने की पढ़ने का अनुरोध किया जिसको मैं टालती आ रही थी। मैं अपनी 2 कहानियां पढ़ना नहीं चाहती। एक तो अन्नपूर्णा मंडल की आखिरी चिट्ठी और एक ये कहानी उधड़ा हुआ स्वेटर। एक बार अरे उषा जी, उषा दीदी, बहुत बहुत स्वागत आपका, नमस्कार। इंदु वाला जी नमस्कार। तो उषा जी की एक वहीं से बिहार से एक कार्यक्रम था, मन का मोहल्ला, जिसमें कहानी के साथ साथ उसकी समीक्षा भी आनी थी। तो यही कहानी मुझे पढ़नी थी, लेकिन मुझे लगा कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। एक तो लंबी कहानी है और दूसरा ये कहीं कहीं छीलती है मुझे भी पढ़ते हुए। पर ठीक है, अब आप चाहते हैं तो कभी तो पहल करनी ही पड़ेगी। तो इसी कहानी से सही, एक चुनौती है मेरे लिए भी इस कहानी को पढ़ना। और आपका बहुत बहुत आभार अर्पण जी। जी शुक्रिया। आपके कार्यक्रम मैं बहुत पसंद करती हूँ, जो आप किसी न किसी पर एकाग्र करते रहते हैं और बहुत चुन चुन कर आप शख्सियतों को लाते हैं। उसमें शायद फिल इन द ब्लैंक में मैं आ जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा ना सोचिए। यह पूरी श्रृंखला तो ही है आपकी कभी कभी कहानियों जब, की। हाँ, जब और आपको फुर्सत हो और मुझे भी हो तो जी, दोनों की संयोग की फुर्सत से बात ये। है यह। और यह पूरी श्रृंखला ही आपकी कहानियों की चलेगी। और अच्छा जी जी लगेगा जी। सब लोगों को स्वयं उन पढ़ी हुई कहानियों को भी रचनाकार के मुख से सुनना। और उस कहानी के बाबत कई तरह की यादें होती हैं रचनाकार के पास। जब वह उसे भी साझा करता है तो कहीं ना कहीं उस कहानी की स्मृति और अधिक सघन होकर हमारे समक्ष आ जाती है। जी, इस तो अच्छा कहानी लगेगा। के साथ बहुत सी स्मृतियां तो जुड़ी हुई हैं। एक तो मैं इस कहानी को अपनी बहुत परम अजीज मित्र मन्नू जी को समर्पित करती हूँ, क्योंकि ये कहानी मैं दुविधा में थी इसके अंत को लेकर। मैंने 2 अंत लिखे थे और मैं किसी से भी संतुष्ट नहीं थी। तो मन्नू जी ने इस कहानी का अंत, जो उन्होंने कहा कि ये ठीक है, उसी को फिर रखा गया। और दूसरी शख्सियत नैयारा नूर, जिनका भी 3-4 दिन पहले निधन हो गया, पाकिस्तान की गायिका। उनको मैंने बहुत बहुत सुना है, बहुत करीब से, बहुत बहुत ज़्यादा मैं उनसे जुड़ी रही हूँ, उनकी आवाज़ से और फैज़ के नगमों से। तो इस कहानी में वो नायिका जो है वो फैज़ की नैयारा नूर का नाम भी है और उसकी कुछ पंक्तियाँ भी हैं। तो उस बहुत कोमल से क्षण के लिए मुझे फैज़ और नैयारा नूर बहुत याद आते हैं। तो अभी अभी नैयारा नूर जब से गई हैं तो मैं उन्हें दोबारा फिर से रिवाइव कर रही हूँ, सुन रही हूँ। अशोक जी नमस्कार।
चलिए, कुछ लोग जुड़ गए हैं तो फिर कहानी पढ़ना शुरू करूं क्या? जी जी जी, स्वागत। तो मित्रों, आज हम लोग उधड़ा हुआ स्वेटर बेहद चर्चित कहानी सुनेंगे, स्वयं सुधा अरोड़ा जी की आवाज में। जी स्वागत। जी। उधड़ा हुआ स्वेटर। यूं तो उस पार्क को लवर्स पार्क कहा जाता था, पर उसमें टहलने वाले ज्यादातर लोगों की गिनती वरिष्ठ नागरिकों में की जा सकती थी। युवाओं में अलस सुबह उठने, जूते के तस्मे बांधने और दौड़ लगाने का न तो धीरज था न जरूरत। वे शाम के वक्त इस अभिजात इलाके के पंच सितारा जिम में पाए जाते थे, ट्रेड मिल पर हाफ हाफ कर पसीना बहाते हुए और बाद में बेशकीमती तौलियों से रगड़ रगड़ कर चेहरे को चमकाते और खूबसूरत लंबे गिलासों में गाजर चुकंदर का महंगा जूस पीते हुए। यह लवर्स पार्क इनके दादा दादियों से आबाद रहता था। सुबह सवेरे जब सूरज अपनी ललाई छोड़कर गुलाबी चमक ले रहा होता, छरहरी सी दिखती एक अधेड़ औरत अपनी बिल्डिंग के गेट से इस पार्क में दाखिल होती, 4-5 चक्कर लगाती और बैठ जाती, अकेली, बेंच पर। वह बेंच जैसे खास उसके लिए ही रिजर्व थी। 3 और छोटे पेड़ों का झुरमुट और सामने बच्चों का स्लाइड और झूला, जिसके इर्द गिर्द जापानी मिट्टी के रंग बिरंगे सैंड पिट खांचे बने थे, जहां बच्चे अगर स्लाइड से गिर भी जाएं तो उनकी कुहनियां और घुटने न छिलें। यह बेंच उसने अपने लिए क्यों चुनी थी, वह खुद भी नहीं जानती थी। शायद इसलिए कि यह बेंच सैर करने वाले बाशिंदों के रास्ते में नहीं पड़ती थी और वह इत्मीनान से सैर पूरी करने के बाद घुटने मोड़कर प्राणायाम की मुद्रा में आ सकती थी। और भ्रामरी प्राणायाम का ओम करते वक्त भी सैर करते लोगों की बतकही उसकी एकाग्रता में खलल नहीं डालती। 3 महीनों से लगातार रोज ही वह इस वक्त बेंच पर अपना आसन जमा चुकती थी। उस दिन आंखें मूंदे हुए, लंबी सांस भीतर खींचते, अचानक जब उसने हाथ बदला तो पाया कि दाहिने हाथ की दाहिनी हथेली की मध्यमा उंगली लॉक हो गई है। अक्सर ऐसा हो जाता था। उसने आंखें खोली और बाई उंगलियों से उस उंगली को थोड़ा नरमाई से घुमाया तो देखा उसके सामने की रोशनी को एक सफेद आकार ने ढक लिया था। झक सफेद कुर्ता पजामा पहने वह बूढ़ा किसी साबुन कंपनी की सफेदी का इश्तहार मालूम होता था। दोनों कनपटियों पर बस नाम भर को थोड़े से सफेद बाल, आर के लक्ष्मण के कार्टून के काले बालों पर सफेदी फिरा दी हो जैसे। सॉरी, बट दिस इज नॉट द राइट वे टू डू प्राणायाम, बूढ़े ने अंग्रेजी में कहा तो औरत की तंद्रा टूटी। उसने समझा कि बूढ़ा उससे कुछ कहना चाहता है। इस ओर आ जाएं प्लीज। औरत ने अपनी उंगलियों को बाएं कान की ओर ले जाकर इशारे से बताया कि सुनाई नहीं दे रहा, वो दाहिनी ओर आकर बताएं। थोड़ा खिसक कर बेंच पर खाली जगह पर बूढ़ा दाहिनी ओर बैठते ही बोला, मैं रोज तुम्हें देखता हूँ, आज अपने को रोक नहीं पाया। उंगलियों की मुद्रा ऐसी होनी चाहिए। बूढ़े ने तर्जनी और अंगूठे का कोण मिलाकर बताया। ओह अच्छा, शुक्रिया। औरत ने तर्जनी और अंगूठे का कोण मिलाया। अब ठीक है? यस, गुड गर्ल। बूढ़े ने उसकी पीठ थपथपाई जैसे किसी बच्चे को शाबाशी दे रहा हो। फिर उठने को हुआ तब तक फिर औरत की उंगली ने ऐंठ कर दोबारा अपने को बंद कर लिया। ओह, ये फिर लॉक हो गई, डबल लॉक। मेरी भी हो जाती थी। उठते उठते बूढ़ा फिर बैठ गया। कंप्यूटर पर हर 10-20 मिनट बाद उंगलियों को हिलाते डुलाते रहना चाहिए। ये सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की दी हुई बीमारियां हैं। बूढ़ा हंसा। आर यू वर्किंग? नहीं, ऐसे ही घर पर थोड़ा काम करती हूँ लैपटॉप पर। औरत ने दोबारा उंगली को आहिस्ता से खोला। टेक केयर। सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब किया। मैंने राउंड नहीं लगाए अभी। आर यू ऑल राइट नाउ? सी यू। बूढ़ा अपनी उम्र से ज्यादा तेज चाल में सैर वाले रास्ते पर निकल गया। अगले दिन प्राणायाम करते फिर
औरत की आंख खुली तो बूढ़ा सामने था। उफ, ये पता नहीं कब से खड़ा है। औरत झेपी, फिर सरक कर दाहिनी ओर जगह बनाई। और पीठ ऐसे सीधी रखो। बूढ़े ने जैसे ही उसके कंधों को अपने हाथों के दबाव से पीछे किया, पीठ पर दर्द की एक चिलक सी उठी। आह! उसके मुंह से आवाज निकली। ये बूढ़ा जबरदस्ती उसकी योग शिक्षक की भूमिका में आ रहा है। वो खींची। ओ सॉरी सॉरी, स्पॉन्डिलाइटिस है क्या? बूढ़ा ऐसे हंसा जैसे उसके पीठ के दर्द का मखौल उड़ा रहा हो। क्या क्या है तुम्हें इतनी सी उम्र में? कुछ खास नहीं, कभी कभी दर्द उठ जाता है। When brain can't hold any more stress, it releases spasm to the back. जब दिमाग अतिरिक्त तनाव को नहीं झेल पाता, तो उस जकड़न को नीचे पीठ की तरफ सरका देता है। तब आपकी गर्दन और आपके कंधे अकड़ जाते हैं और दुखने लगते हैं। आप कंधे का इलाज करते चले जाते हैं, जबकि इलाज कंधे की जकड़न का नहीं, दिमाग में जमकर बैठे तनाव का होना चाहिए। बूढ़ा रुक रुक कर बोला। औरत भौचक सी उसे देखने लगी। ये सब इससे कैसे जाना? क्या मेरे चेहरे पर तनाव लिखा है? औरत ने एक चौड़ी सी मुस्कान चेहरे पर जबरन सजाकर कहा, चेखव कहते थे। चेखव नाम सुना है? हाँ हाँ, द ग्रेट रशियन राइटर। क्या कहते थे? डॉक्टर थे ना। डायरिया के लिए कहते थे, योर स्टमक वीप्स फॉर यू। मन उदास और बेचैन होता है तो पेट सिंपैथी में रोने लगता है। ग्रेट, सच है। पता है, अगर बहुत नेगेटिव फीलिंग्स एक दूसरे को ओवरटेक कर रही हों और आप उन्हें हैंडल न कर पाएं, तो एक्जिमा हो जाता है। आपका स्किन बता देता है कि रुको, इतना काम क्रोध जरूरी नहीं। और अगर आप अंदर ही अंदर गुस्सा नफरत दबाए चले, तो पाइल्स, अल्सर, ब्रेन स्ट्रोक, न जाने क्या क्या हो जाता है। सप्रेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सिकनेस। एंग्री पाइल्स, एग्रेसिव अल्सर। तो इलाज की जरूरत तो इसको है, इसको। बूढ़े ने चलते चलते दिमाग को 2 उंगलियों से ठकठकाया। औरत ने बताने की एक फिजूल सी कोशिश की कि वह तो ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं, पीठ और कंधों पर तो अक्सर दर्द उठ जाया करता है। सॉरी, मैं बिना मांगे ज्ञान दे रहा हूँ, बूढ़े ने कहा और झिप गया। ठीक है, बाय। औरत ने अपनी मुस्कान समेटकर हाथ उठा दिया। सॉरी अगेन, कंधा दुखाने के लिए। नहीं, कोई बात नहीं, नथिंग सीरियस। अगले दिन वह पार्क अपने 5 चक्कर पूरे कर बेंच पर पहुंची, तो बूढ़ा पहले से बेंच पर बैठा था। उसको देखकर उसने सरक कर जगह बना दी। औरत ने कहा, नहीं आप बैठे, मैं दूसरी जगह बैठ जाती हूँ। अरे, मैं तो तुम्हें प्राणायाम के सही पोस्चर सिखाने के लिए बैठा हूँ, और तुम अगर नहीं सीखना चाहती तो कोई बात नहीं। अच्छा, तो आप इस तरफ बैठ जाए, मुझे बाएं कान से जरा कम सुनाई देता है, इसलिए। अच्छा। ओह! बूढ़े ने सरक कर अपनी बाईं ओर जगह बना दी। और उसके बैठते ही बूढ़े ने कहा, उंगलियों में, फिर कंधे में, अब कान में भी कुछ प्रॉब्लम है। इतनी कम उम्र में? क्या है, क्या उम्र है तुम्हारी? आई नो, औरतों से उम्र नहीं पूछते, फिर भी। 65। औरत ने अनचाहे ही कहा। कितनी? बूढ़ा चौंक कर बोला, जैसे उसने ठीक से सुना नहीं। 65। औरत ने दोहराया और कान की ओर इशारा किया। क्या आपको भी? वाक्य पूरा करते करते उसने बीच में रोक लिया। नहीं नहीं, आई एम परफेक्ट, मुझे दोनों कानों से सुनाई देता है। तुम? आप? आप तो लगती ही नहीं कि। नहीं, तुम ही कहिए। तुम ठीक है, आप मुझसे बड़े हैं। हाँ, सिर्फ 4 साल। लेकिन आप 50 से ऊपर की नहीं लगती, बिलीव मी। उससे क्या फर्क पड़ता है? बूढ़े ने बात बदल दी। अच्छा, आप रहती कहाँ हैं? यहीं सामने। उसने अपनी बिल्डिंग की ओर इशारा किया। और मैं इसमें, बगल वाली बिल्डिंग में। आप कौन से माले पर? 21वें। अरे स्ट्रेंज, मैं भी वहाँ 21वें पर। और फ्लैट नंबर? 2102।
डोंट टेल मी, मेरे बेटे का भी फ्लैट नंबर 2102 है और इंटरकॉम *97212। औरत ने मुस्कुरा कर कहा, अब ये मत कहिएगा कि फोन नंबर भी वही है। अनबिलीवेबल, बस एक डिजिट का फर्क है, 312। याद रखना कितना आसान है ना। आपका नाम जान सकता हूँ? शिवा। औरत ने ऐसे कहा जैसे नाम बताने को तैयारी बैठी थी। शिवा मीडियम, बूढ़ा हंसा। वो क्या है? नहीं, स्मॉल मीडियम लार्ज वाला नहीं, शिवा मीडियम फॉन्ट। मेरी पोती हिंदी सीरियल्स में स्क्रिप्ट राइटर है, हिंदी में संवाद लिखने के लिए ये फॉन्ट इस्तेमाल करती है। अच्छा, हिंदी के बारे में मेरी इतनी जानकारी नहीं। औरत फीकी हंसी हंसकर बोली, आपका नाम? मैं आशीष कुमार, शॉर्ट फॉर्म एके। सब एके ही बुलाते हैं। मेरा बेटा अनिरुद्ध कुमार, उसे भी उसके दफ्तर में एके ही कहा जाता है। मेरे बंगाली दोस्त मजाक में कहते हैं ए के, मतलब ये कौन है। मेरे 2 पोते और 1 पोती है। 21वें फ्लोर के 2 फ्लैट्स को एक करके बड़ा कर लिया है, फिर भी बच्चों को छोटा लगता है। हर एक को अपने लिए एक अलग कमरा चाहिए, यहाँ तक कि काम वाली को भी। क्या खूब मुंबई के नक्शे हैं। अच्छा, आपके घर में कौन कौन है? ये बातूनी बूढ़ा उसके बारे में इतना क्यों जानना चाह रहा है? इसके घर में इतने सदस्य कम कम है क्या? नहीं, बताना न चाहे तो कोई बात नहीं, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। मेरी 2 बेटियां हैं, बड़ी यूएस में रहती है और छोटी मेरे साथ है यहाँ। दोनों जॉब करती हैं। और आपके पति हैं? और कुछ अटकी, फिर बोली, पर नहीं है। मतलब? वो मेरे साथ नहीं रहते। ओह, बूढ़े ने अकबका कर सिर हिलाया, हैरानी में और उससे ज्यादा घबराहट में। ये औरत झूठ भी तो बोल सकती थी, लेकिन सच है, उसने सोचा। ऐसे खुलासे अजनबियों के सामने यकायक हो उठते हैं। आप जो प्राणायाम करती है ना, उसमें एक एडिशन करता हूँ। बूढ़े ने ऐसे इत्मीनान से कहा जैसे औरत के अपनी जिंदगी के खुलासे को उसने तवज्जो दी ही नहीं। देखिए, ओम तो आप करती ही हैं, उसके पहले का हरी ई खींच कर उसी अंदाज में करिए। हरी कहने से इस वाइब्रेशंस यहाँ ब्रह्म तालु पर होते हैं, जहाँ छोटे बच्चों के सिर पर टप टप करती होती देखी होगी ना नस, वहां। ओम से तो कनपटियों के पास दिमाग के दाईं और बाईं ओर की नसें रिलैक्स होती हैं, पर इन दोनों से तो पूरा दिमाग, आपका ब्रह्मांड रिफ्रेश हो जाता है बिल्कुल। आप योग इंस्ट्रक्टर हैं, ये आपका इन्वेंशन है? शिवा उसके बयान का अंदाज देखकर कुछ हल्की हो आई, जैसे किसी साथ चलते ने रास्ते के उस पत्थर को जिससे टकराकर वह गिरने ही वाली थी, हटाकर रास्ते को साफ और सुरक्षित कर दिया हो। थैंक यू सो मच, कल से इसे भी करूंगी। ओके, चलूं मैं अब? बूढ़े ने ऐसे पूछा जैसे उसके नहीं कहने से वह कुछ और प्राणायाम विधियां बताने के लिए रुक जाएगा। शिवा ने हाथ जोड़कर एक बार और थैंक यू कहा। उसके थैंक यू में आप चलें अब का सौजन्य संकेत भले ही शामिल था, पर उसने पाया कि वह काफी देर तक उसे जाता हुआ देखती रही, जब तक बूढ़े की आकृति घुमावदार रास्ते का मोड़ लेकर आंख से ओझल नहीं हो गई। घर लौटकर शिवा ने आज व्हाइट सॉस में ब्रोकली बनाई और बनाते हुए सोचती रही कि शायद साल भर हो गया इसे बनाए। वही हुआ। छोटी बिटिया काम से लौटी और जैसे ही खाना मेज पर देखा, बोली, वाओ, आज क्या है मॉम? किसी का बर्थडे है? फिर सिर खुजाते हुए याद करने लगी, मुझे तो याद नहीं आ रहा। नहीं रे,
ऐसे ही मन हुआ बनाने का, शिवा ने झेपते हुए कहा। बेटी ने फुर्सत से उंगलियां चाटने की आवाज को भी नहीं रोका। एटिकेट्स के चलते खाने की मेज पर जिसकी मनाही थी, खिली हुई मुस्कान के साथ बोली, तो मन से कहो, कभी कभी ऐसे ही हो जाया करे। शिवा बंद बंद मुस्कुराती रही। बेटी कितना ख्याल रखती है उसका। ऑफिस के टेंशन कभी उससे शेयर नहीं करती। अपनी दोस्तों से जब फोन पर बात करती है तभी उसके जॉब के तनाव उस तक पहुंचते हैं। जब तब छुट्टी के दिन किसी अच्छी फिल्म की 2 टिकटें ले आती है और अपनी दोस्तों के साथ न जाकर अपनी माँ के साथ वीकेंड बिताती है। और वह है कि बरसों इस इंतजार में रही कि बेटी का किसी से अफेयर हो जाए तो कम से कम इसकी शादी तो वो देख ले। एक लड़का उसे पसंद आया भी, पर जब तक शिवा उसे पसंद कर अपने घर का हिस्सा बनाने को तैयार हुई, वह लड़का बेटी की ही एक दोस्त पर रीझ बैठा और बेटी को पैरों के एक्जिमा का महीनों इलाज करवाना पड़ा। शिवा ने बेटी की शादी के सुनहरे सपनों से तौबा कर ली और खाली वक्त में अब दोनों माँ बेटी स्क्रैबल खेलकर या सुडोकू के कहाने भरकर संतुष्ट होती रही। तब से जिंदगी एक व्यवस्थित पटरी पर चल रही थी। सुबह बेटी के टिफिन में गाजर के पराठे के साथ लहसुन का अचार रखना शिवा नहीं भूली और बेटी ने रात की ब्रोकली के एवज में गले में बाहें डालकर विदा ली। आज भी कल की तरह कुछ डैशिंग बना लेना मॉम। मूड ना हो तो मैं चाइनीज लेती आऊंगी। जस्ट गिव मी अ टिकल। शिवा की मुस्कान आंखों की कोरों तक खिंच गई। बेटी को भेजकर उसने पार्क का रुख किया। अपनी उसी बेंच पर सैर के चक्कर पूरे करने के बाद वह बैठी थी। 5-10 मिनट वह राह तकती रही, फिर दूर से बूढ़ा आता हुआ दिखा। झक सफेद कुर्ता पजामा पास आकर ठिठक गया। उसने मुस्कुराकर देखा तो वो बेंच की एक ओर बैठ गया, लेकिन बैठते ही उठकर दूसरी ओर जाते हुए बोला, ओ मैं तो भूल गया था कि आपको इस कान से सुनाई नहीं देता। मेरी वाइफ भी एक कान से थोड़ा कम सुनती थी। शिवा सकते में आ गई। क्या? उसे झटका लगा, जैसे कोई उसके दिमाग की सारी शिराओं को अस्त व्यस्त कर रहा था। क्या आप? बूढ़ा अटका। अरे नहीं नहीं, आप गलत सोच रही हैं। मैंने उस पर कभी हाथ नहीं उठाया। मैं तो। शिवा ने सूखी आवाज में अटपटाकर पूछा, तो फिर आपको कैसे मालूम कि हाथ उठाने से कान का पर्दा फट जाता है? बूढ़े ने गला खंखारा। मेरी वाइफ एक एनजीओ में मदद करने जाती थी। बताती थी कि डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार 80% औरतों के कान के पर्दे फटे होते हैं। लेकिन उसे हियरिंग की प्रॉब्लम थी। उसने हियरिंग एड लगा रखा था। शिवा ने फिर भी सशंकित निगाहों से बूढ़े को आर पार देखा। वह जैसे आश्वस्त नहीं थी। यहाँ? किस एनजीओ में? नहीं नहीं, हम मुंबई में नहीं रहते। शिवा की आवाज में थकन थी। नए आए हैं इस इलाके में? नहीं, पहले भी आ चुके हैं कई बार। बेटा यहाँ रहता है। हम तो आसनसोल में रहते हैं, बल्कि रहते थे। माई वाइफ पास्ट अवे 6 महीने पहले। बूढ़ा बोलते बोलते रुका और उसने आंखें झुका ली। झुकाने से ज्यादा फेर ली कि आंखों की नमी कोई देख न ले। ओ सॉरी, सो सॉरी। बेटा जिद करके अपने साथ ले आया। पापा अकेले कैसे रहेंगे? यहाँ पोते पोतियां नौकर चाकर ड्राइवर माली सब है, चहल पहल है। पर आपकी वाइफ बीमार थी? बस 10 दिन। कभी बताया ही नहीं उसने कि उसे तकलीफ है। डॉक्टर के पास जाने को तैयार ही नहीं होती थी। अपनी डॉक्टर खुद थी वो। खुद ही आयुर्वेदिक होम्योपैथिक खाती रहती थी, चूरन चाटती रहती थी। जिस दिन उल्टी में खून के थक्के निकले तब उसने बताया। लास्ट स्टेज में बीमारी डिटेक्ट हुई। उसने कभी शिकायत ही नहीं की। पता ही नहीं चला कि कैंसर पूरे पेट से होता हुआ लंग्स तक पहुंच गया है। उसके माँ बाबा दोनों को कैंसर था। जब कैंसर डिटेक्ट हो गया तो कहती थी, आशी मुझे ज्यादा याद मत करना, नहीं तो वहां भी चैन से नहीं रह पाऊंगी। बिंदा मुझे आशी कहती थी। आशी।
बूढ़े ने बिंदा की आवाज को याद करते अपने को पुकारा। पुकार के साथ ही उसके चेहरे पर गहराते बादलों की धूसर छाया पसर गई। हमेशा कहती थी कि मैं धीरे धीरे मरना नहीं चाहती, बस चलती फिरती उठ जाऊं आपके कंधों पर। वही हुआ। मेरे साथ वॉक करते करते अचानक लड़खड़ा गई। मैंने अपनी बाहों का सहारा दिया तो मेरी ओर ताकते हुए एक हिचकी ली, बस। सब कहते हैं ऐसी मौत संतों को आती है, पर जाने वाला चला जाता है। पीछे छूट जाने वालों के लिए विदाई को झेलना आसान होता है क्या? कहते हुए बूढ़े के चेहरे पर स्मृतियों में डूब जाने की जो रेखाएं उभरी, संवाद वहां से आगे नहीं जा सकता था। चुप्पी में ही, बगैर हाथ हिलाए, विदा की मुद्रा में बूढ़ा उठा और चल दिया। शिवा घर पहुंची तो 10:30 बज चुके थे। बातों बातों में वह भूल ही गई थी कि शनिवार की सुबह उसकी बड़ी बिटिया न्यू जर्सी से फोन मिलाती है, क्योंकि वहां रात होती है। शुक्रवार रात को वह फुर्सत से बात करती है, शनिवार उसे काम पर नहीं जाना होता। जब फोन की लंबी लंबी सी घंटी बजी तो उसे वार याद आया। फोन उसने लपक कर उठाया। उधर से खींची हुई आवाज थी, क्या माँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? शिवा ने अटकते हुए कहा, आज जरा पार्क में देर हो गई। उधर से सुरीले सुर में डांट डपट थी, कितनी बार कहा है माँ, पार्क जाओ तो मोबाइल लेकर जाया करो। मॉम से माँ बनी शिवा ने इतरा कर कहा, अरे बेटा, अपना वजन उठा लो, वही बहुत है। शरीर का तो नहीं, पर दिमाग में जरूर वजन जरूरत से ज्यादा है, उसका ख्याल रखो। बेटी ने आदतन उसकी सारी दवाइयों के लिए पूछा, कैल्शियम ले रही हो रेगुलर या भूल जाती हो? यह बेटी अब उसकी माँ के रोल में आ गई है। जैसे स्कूल से लौटे हुए बच्चे का कान पकड़कर माँ पूरे दिन का ब्यौरा पूछती है, कुछ कुछ उसी अंदाज में यह उसकी खुराक, दवाइयाँ, मालिश, व्यायाम के बारे में पूरा दरियाफ्त करती है। खासियत यह कि पर उसकी आवाज़ भर से वो पहचान जाती है कि माँ झूठ बोल रही है, और दवा अक्सर भूल जाती है। पता नहीं क्यों उससे झूठ बोला ही नहीं जा सकता। बेटी ने हाल में एक हिंदी फिल्म देखी थी जिसके बारे में वो बताती रही। बातों के बीच में एकाएक उसने टोका, हाँ हाँ, कहाँ हो आप? इतने डिस्ट्रैक्टेड क्यों हो? ध्यान कहाँ है? फोन पर जैसे आईना लगा हो। सही वक्त पर माँ के हुंकारा न भरने पर 2 सेकंड में बेटी पहचान जाती थी कि माँ कुछ और सोच रही है। ये उन दिनों की बात है जब मोबाइल पे वीडियो कॉल नहीं हुआ करते थे। देर तक दोनों फिल्म के बारे में बात करते रहे। फोन रखते हुए उसने पूछा, और मैक कहाँ है? कहाँ होगा, अपने रिहर्सल पर गया है। अच्छा, आए तो उसे मेरा प्यार देना, शिवा ने कहा। बेटी एकाएक चहकी, ओह, आप सुधर गई हो माँ, एकदम सेन वॉइस, नॉट सिनिकल एनी मोर। शिवा मुस्कुराई। बहुत डांट खाई है उसने मैक को लेकर। माँ, आप ऐसे नाम लेती हो मैक का जैसे वो आपका लाडला दामाद है, और हो भी तो लाड को अपने तरफ ही रखो। ही इज नॉट माई हस्बैंड, और होने का कोई चांस भी नहीं है। ही इज अ गुड फ्रेंड, और वो हमेशा रहेगा। लेकिन शिवा तो शिवा कोचती रही, इतने सालों से साथ हो, कितना आजमाओगे एक दूसरे को? अब तो शादी कर लो। एक बार तो बेटी ने बड़ी तलखी से कह दिया था, शादी करके अपना हाल देख देख कर जी नहीं भरा, अभी जो अपनी बेटी को शादी की सलाह दे रही हो। आज वही बेटी चहक कर बोल रही थी, लव यू माँ, जाओ नाश्ता करो, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, अब सोऊंगी। यू हैव अ नाइस डे। शाम को छोटी बेटी चाइनीज खाने का पार्सल लाती हुई मिली। शिवा की पसंद के मोमोज और उसकी पसंद का वेज हक्का और पनीर मंचूरियन। एक बेटी माँ कहती है, दूसरी मॉम, और दोनों उस पर जान छिड़कती हैं।
फिर भी शिवा बादलों के साए से बाहर नहीं आ पाती। बीता हुआ वक्त सामने अड़ कर खड़ा हो जाता है। शिवा ने चाहा कि आज वो खुलकर मुस्कुरा ले। थैंक यू। उसने बेटी का माथा चूमा और कमरे में सोने चली गई। अगले रोज वह पार्क में गई तो बूढ़ा नियत जगह पर पहले से ही बैठा था। शिवा पास गई तो वह एक और सरक कर उसके बैठने की जगह बनाने लगा। शिवा ने कहा, पहले चक्कर लगाओ, आज रिवर्स कर लो, पहले बेंच फिर सैर। शिवा कुछ अनमनी सी जैसे उसके इंगित से परिचालित होकर बैठ गई। बूढ़े ने अपनी जेब में हाथ डाला, अपना वॉलेट निकाला और वॉलेट को ऐसे खोला जैसे बंद फूलों की पंखुड़ियां खोल रहा हो। देखो, यह है मेरी वाइफ बिंदा। शिवा ने देखा सफेद सलेटी बालों में एक खूबसूरत सी औरत की तस्वीर। उसके चेहरे के पीछे के बैकग्राउंड से जितने फूल झांक रहे थे उससे कहीं ज्यादा उसके चेहरे पर खिले थे। बूढ़े ने सफेद प्लास्टिक पर चढ़ी धूल की महीन सी परत को उंगलियों से ऐसे पोंछा जैसे अपनी बिंदा के माथे पर आए बालों को लाड़ से पीछे सरका रहा हो। बहुत खूबसूरत हैं, शिवा ने कहा और अपने भीतर एक टीस को महसूस किया। फिर तस्वीर धुंधली हो गई और जाने कैसे उस साफ चौकोर प्लास्टिक शीट के नीचे उसने अपना अक्स देखा जो नीचे से झांकने की कोशिश कर रहा था। पर आंखों की नमी जैसे ही छटी, वहां बिंदा थी, अपने भरे पूरे एहसास के साथ। मटमैली सी शिवा उसके सामने खड़ी थी। सुंदर है ना? बूढ़े ने फिर पूछा और इस बार धूल पूछी तस्वीर को निहारता रहा। बहुत। शिवा होठों को खींचकर मुस्कुराई और अपने में सिमट गई। शुरू जनवरी की ठंडक हवा में थी। सुबह और रात को एक हल्के से स्वेटर के लायक। बूढ़े ने भी आज एक स्वेटर पहन रखा था। झक सफेद कुर्ता, क्रीज किया हुआ सफेद पायजामा, लेकिन स्वेटर स्वेटर ऐसा जैसे किसी पुराने गोदाम से धूल झाड़ कर निकाला हो। नीचे के बॉर्डर में कुछ फंदे गिरे हुए थे और फंदों के बीच से बिसूरता दिखता छेद। ये स्वेटर किसी भी तरह बूढ़े की पूरी पोशाक से मेल नहीं खा रहा था। शिवा सैर और प्राणायाम निपटाकर अपनी बेंच पर आ जमी। बूढ़ा आकर पास खड़ा हो गया। बैठने की इजाजत है या? आइए ना। शिवा बेंच पर थोड़ा सरक गई। बूढ़े के बैठते ही उसकी निगाह स्वेटर पर गई। उधड़ गया है ये स्वेटर, शिवा ने झिझकते हुए कहा। हाँ, बहुत पुराना है, एंटीक एंटीक पीस। इसको ठीक क्यों नहीं करवा लेते? एक फंदा गिर जाए तो सारे फंदे उधड़ते चले जाते हैं। कहकर अपने ही जुमले ने उसे उदास कर दिया। नहीं, ऐसे ही ठीक है यह। बूढ़े ने उधड़ी हुई जगह पर अपनी पतली पतली उंगलियां ऐसे फेरी जैसे किसी घाव को सहला रहा हो। किसने बुना? आपकी? हाँ, मेरी वाइफ बिंदा ने बिना था यह स्वेटर मेरे लिए, शादी के बाद। बाद में तो बेटे बेटियों नाती पोतों के लिए स्वेटर बिनती रही। इस बार सर्दियां आने से पहले गर्म कपड़ों का ट्रंक खोला तो ये हाथ में आ गया। कितना सुंदर डिजाइन है ना? बूढ़े ने जैसे अपने आप से कहा। हम्म। शिवा बस सिर हिलाकर मुस्कुरा कर रह गई। कह नहीं पाई कि आखिर आपकी बिंदा की उंगलियों ने बुना है, सुंदर तो होगा ही। मेरी बिंदा मुझसे 2 साल बड़ी थी, पर कोई कह नहीं सकता था कि इस उम्र में भी तुम सोच नहीं सकती कि वो कितनी खूबसूरत लगती थी। जरूर लगती होगी, शिवा ने कहा।
शिवा ने कहा नहीं, सिर्फ सोचा। जिसको अपने पति से इतना प्रेम मिलता रहा हो, उसे हर उम्र में खूबसूरत लगने से भला कौन रोक सकता है? प्रेम की चमक को भला कौन नकार सकता है? शिवा अपने मटमैलेपन में खो गई। लग रहा था एक बार फिर संवाद के सारे सूत्र यहाँ आकर समाप्त हो गए हैं, अब आगे जुड़ नहीं सकते। बिंदा की उजास पूरे माहौल को चमका रही थी। तभी उससे अपने सन्नाटे से उबारती बूढ़े की आवाज सुनाई दी। आपकी 2 बेटियां हैं ना? शादी नहीं की उन्होंने? नहीं। 2 में से किसी एक ने? हाँ, 2 में से किसी ने भी नहीं। शिवा ने एक एक शब्द पर जोर देकर कहा और मुस्कुराहट को होठों के एक सिरे पर उभरने से पहले ही झटक दिया, जैसे मखौल उड़ा रही हो किसी का। क्यों भला? एनी ग्रजेस अगेंस्ट मैरिज? शादी से कुछ परहेज है क्या? हाँ, वे कहती हैं नो मैन इज वर्थ अ वुमन। कोई भी मर्द औरत के लायक नहीं होता। कौन सी बेटी कहती है, बड़ी या दोनों? सवाल के पूरा होने से पहले ही उसने जवाब दे दिया। बोलते हुए शिवा को लगा वह अपनी कुड़न बेवजह इस बूढ़े तक क्यों पहुंचा रही है। अजीब बात है, बूढ़े के चेहरे पर असमंजस था। वैसे दे आर ओपन टू इट। कोई सही मिल गया तो? उसने सही को दोनों हथेलियों की तर्जनी हिलाकर इन्वर्टेड कॉमा में होने का संकेत दिया और अपनी तलखी को छिपाने में कामयाब हो गई। वेटिंग फॉर मिस्टर राइट। आई टेल यू, दिस जनरेशन इज गोइंग हे वायर। ये पीढ़ी बदहवास हुई जा रही है। नो, दे आर मोर एक्यूरेट अबाउट देयर चॉइसेस। वे अपने चुनाव के बारे में ज्यादा आश्वस्त हैं। वो अपने कान का पर्दा फटने देने के लिए तैयार नहीं है। शिवा ने महसूस किया कि उसका अपने पर से नियंत्रण छूट रहा है और मुस्कुराहट के वर्क में वो अपने स्वर के तंज को बेरोक टोक उस ओर पहुंचने दे रही है। मुस्कुराहट भी इतनी तल्ख होकर बहुत से राज खोल सकती है, उसने पहली बार जाना। ओह यस, ऑफ कोर्स, आई एग्री। मेरा बेटा कभी मेरी बहू को डांटता था तो बिंदा उसे झिड़क देती थी। खबरदार जो मेरी बहू से ऊंची आवाज में बोले। एक आदर्श सास थी बिंदा, जिसमें माँ होने का ही प्रतिशत ज्यादा था। कभी बहू से रार तकरार नहीं। और मेरी बहू भी अपने पति की हर शिकायत अपनी सास से ऐसे करती थी जैसे वो माँ हो उसकी। बूढ़ा एकाएक रुका। सॉरी, मैं बहुत बोलता हूँ ना बिंदा के बारे में। कोई बात नहीं, मुझे सुनना अच्छा लगता है, शिवा ने डूबते स्वर में कहा। बूढ़े ने शिवा के चेहरे पर उदासी की लकीर खिंचती देख ली थी। चलते चलते उसने कंधे पर हाथ रखा। लाइफ नेवर स्टॉप्स लिविंग शिवा। जिंदगी कभी जीना बंद नहीं करती। बूढ़ा कंधा थपथपाकर चला गया। सी यू टुमारो शिवा। चीयर अप। चीयर अप शिवा। शिवा ने कंधे से अपना नाम उठाकर अपने चेहरे पर सजा लिया और खुश दिखने की कोशिश की। बूढ़ा अपने पीछे बिंदा का एहसास छोड़ गया था। बिंदा ये थी, बिंदा वो थी, इन बोगनवेलिया के लहलहाते फूलों की तरह, इन हरे भरे पत्तों से झुकी शाख की तरह, इन शाखों पर बहती दिसंबर की भीनी सी ठंडक लिए महक से भरी हवा की तरह। उस बूढ़े की सांस सांस में बिंदा बसती थी। और एक शिवा थी जिसे पति का प्रेम कभी मिला ही नहीं, और हिटलर पति की दहशत में कभी उसने अपनी ओर आंख खोलकर देखा तक नहीं। इन लहलहाते फूलों पत्तों में एक अदना सा ठूंठ कितना बदसूरत सा लगता है इस हरी भरी आबादी के बीच। इस पार्क में जहां हंसते खिलखिलाते जोड़े हाथ थामे जब सामने से निकल जाते हैं तो शिवा की हथेलियां अपने सूखेपन से अकड़ जाती हैं और उसके बाद धुंधली आंखों के सामने सारी हरियाली धुंधला जाती है।
बच्चों के लिए पीले चमकदार प्लास्टिक से बने खूबसूरत स्लाइड्स और गेम स्टेप्स के क्यूबिकल्स देखकर शिवा सोचती रही कि जिंदगी हमारे लिए जापानी तकनीक के ऐसे सुरक्षित सैंड पिट क्यों नहीं बनाती कि हम गिरें तो हमारे ओने कोने लहूलुहान होने से बच जाएं। अतीत के धूसर सायों ने इस कदर छा लिया कि शाम को हरारत सी महसूस होने लगी और अगले दिन बुखार हो आया। जब मन और दिमाग पर कोहरा छाता है तो शरीर पहले अशक्त होने लगता है, फिर अनचाहा तापमान सिर से शुरू होकर पूरी देह को गिरफ्त में ले लेता है। वह 3 दिन इस बुखार से लस्त पस्त पड़ी रही। उसे लगा पार्क में जाकर बैठने की उसकी हिम्मत जवाब दे रही है। छोटी बेटी का टिफिन लगा तैयार कर वह चाय के कप के साथ बैल्कनी में बैठी थी। इस बैल्कनी के साथ सुबह की बहुत सारी यादें जुड़ी थी। कभी अपनी दोनों बेटियों के पिता के साथ इस बालकनी में बैठकर चाय पीते हुए वह भरसक इस कोशिश में रहती कि बेटियां रात का कोई भी निशान उसके चेहरे या गर्दन पर पड़ न ले। इस कोशिश में वह अपने चेहरे पर एक मुस्कान को ढीठ की तरह अड़ कर बिठाए रखती, पर बेटियों के स्कूल कॉलेज या नौकरी पर जाते ही वह मुस्कान अड़ियल बच्चे की तरह उसकी पकड़ से छूट भागती और वह जिंदगी के गुणा भाग में फिर से उलझ जाती। अब मुस्कान के उस खोल की जरूरत भी नहीं रही, उसने सोचा और बगैर शक्कर की चाय के फीके घूंट गले से नीचे उड़ेलती रही। कमरे की ठहरी हुई हवा में नयारा नूर की आवाज में फैज की नज्म तैर रही थी। जिस घड़ी सीनों में डूबे हुए दिन आस्तीनों में निहा हाथों की रात तकने लगे आस लिए, जब न कोई बात चले, जिस घड़ी रात चले, जिस घड़ी मातमी सुनसान सियाह रात चले, तुम मेरे पास रहो। तब बेटी उससे कहकर रही, ओके मॉम, गोइंग, योर मॉर्निंग वॉक फ्रेंड इज कमिंग टू सी यू, आई हैव केप्ट द डोर ओपन। मैं जा रही हूँ, आपकी सुबह के सैर वाले फ्रेंड आ रहे हैं मिलने, मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। उसने सुना तक नहीं। अपनी कुर्सी के हत्थे पर एक झुर्रियों वाला हाथ देकर शिवा चौंकी। अरे आप कब? मैं यहाँ 1 मिनट नहीं तो 40 सेकंड से तो खड़ा ही हूँ। तुम्हारी बेटी ने इंटरकॉम पर मेरा स्वागत किया और कहा मम्मी ठीक हैं, चाय पी रही हैं, यू कैन गिव हर कंपनी। लेकिन आप कहाँ खोई हैं मैम? बूढ़े ने लाड़ भरे स्वर में कहा। लॉस्ट इन द स्काई, आई हैव डिस्टर्ब्ड यू परहैप्स। फिर रुककर किंचित मुस्कुराते हुए वाक्य पूरा किया, शायद मैंने आकर तुम्हारी दुनिया में खलल डाला। शिवा ने आंखें ऊपर नहीं उठाई। बूढ़े ने अब धीमे से कहा, मुझे लगा तुम कहीं बीमार न हो गई हो, इसलिए मैं तुम्हें देखने चला आया। सॉरी, उसने माफी मांगी, पर शब्द बुदबुदाहट में सिमट कर रह गए। बाएं हाथ की उंगलियों ने उठकर धीरे से दूसरी कुर्सी की ओर इशारा किया, बैठ जाइए प्लीज। बूढ़े ने सुना नहीं और कुर्सी पर अनमनी सी बैठी शिवा की आंखों में झांका। शिवा ने एकाएक महसूस किया कि उसकी आंखों की कोरों पर बूंदें ढलकने को ही थीं। ये आंसू भी कभी कभी कैसा धोखा देते हैं। बिन बुलाए मेहमान की तरह मन की चुगली करते हुए आंखों की कोरों पर आ धमकते हैं और बेशर्मी से गालों पर ढुलक कर मन के बोझिल होने का राज खोल जाते हैं। शिवा ने जैसे ही पलकें उठाई, वहां से एक बूंद ढलक गई। बूढ़े ने उन आंखों में अपना अक्स देखा और धीमे से अपनी हथेलियां उसके चेहरे की ओर बढ़ा दी। उस मुरझाए चेहरे को दो बूढ़ी हथेलियों ने भीगे पत्तों की तरह जैसे ही थामा,
चेहरे ने अपने को उस अंजूरी में समो दिया। गुलाब की पंखुड़ियों सा इतना मुलायम स्पर्श, जैसे कोई रुई के फाहों से घाव सहला रहा हो। हथेली के बीच आंसू अब पूरी नमी के साथ बेरोक टोक बे आवाज बह रहे थे। कोई बाढ़ जैसे टूट गई थी। शिवा को लगा यह वक्त जिसका उसे सदियों से इंतजार था यहीं थम जाए। बूढ़े की उंगलियां उसके बालों में हल्के से फिर रही थी। उन उंगलियों की छुअन कानों की लबों तक पहुंच रही थी। वह चाह रही थी अपने भीतर जमा हुआ वह सब कुछ इन हथेलियों में उड़ेल दे, जो उसने अपने आप से भी कभी शेयर नहीं किया था। शिवा भूल गई थी कि एक फ्लैट की बालकनी होने के बावजूद ये एक खुली जगह थी। दाईं बाईं ओर बने टावरों के बालकनी में खड़े होकर या दूसरी इसी इमारत के दूसरे बरामदों से उन्हें देखा जा सकता था। जो अपने आंसुओं को अब तक अपने से ही छिपाती आई थी, वह आज इस तरह अपने को उघाड़ क्यों रही है? लेकिन उन हथेलियों की नमी थी कि शिवा अपने को हटा नहीं पा रही थी। कमरे में हवा लहराने लगी थी। आंसुओं से भीगे चेहरे पर ताज़ा ठंडी हवा की छुअन पाकर शिवा ने अपनी मुंदी हुई आंखें खोली। उसकी जहन में एक उसके जहन में एक पुरानी भूल बिसरी पंक्ति बजी, टू डाई एट द मोमेंट ऑफ सुप्रीम ब्लिस, एट द स्टेट ऑफ एक्सटेसी। जिंदा रहने के लिए सिर्फ इतनी सी छुअन जरूरी होती है, उसे नहीं मालूम था। इस छुअन को पाने की साध इतने बरसों से उसके भीतर कुंडली मारे बैठी थी और उसे पता तक नहीं चला। एक खूबसूरत सपने से जैसे वह लौट आई थी। उन हथेलियों पर अपनी पकड़ को वह कस लेना चाहती थी, पर अचानक उसने पूरा जोर लगाकर अपने चेहरे को आजाद कर लिया। बूढ़ा अब बाहर फैले शून्य में ताकता हुआ खड़ा था, मुट्ठी बांधे अकबकाया सा। पास रखी खाली कुर्सी पर ढहते हुए उसने कहा, आई एम सॉरी। कहने के बाद उसने बंधी मुट्ठी खोली और हथेलियों से अपने चेहरे को ढक लिया। भीगे चेहरे को छिपाए वह बुदबुदाया, आई एम सॉरी शिवा। कुर्ते की जेब से रुमाल निकाला और अपनी भीगी आंखों को पूछा। बिना उसकी ओर देखे उसने जैसे अपने आप से कहा, शिवा, मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे बिंदा लौट आई है। मेरी बिंदा, 6 महीने से मैं उसे ढूंढ रहा था और वह यहाँ बैठी थी मेरे सामने। शिवा, मुझे माफ कर देना। मुझे आज वो बहुत दिनों बाद दिखी तो मैं अपने को रोक नहीं पाया। और वह फपक कर रोने लगा। शिवा जैसे पत्थर की शिला हो गई। पथराई सी वह उठ खड़ी हुई। चाय लाती हूँ। होंठ हिले और रसोई की ओर मुड़ गई। बिंदा, तो ये छुअन शिवा के हिस्से की नहीं थी, शिवा के लिए नहीं थी, बिंदा के लिए थी। एक पनीले सपने से बाहर आते हुए उसके भीतर बार बार वह वाक्य बज रहा था, मुझे क्यों ऐसा लगा जैसे बिंदा लौट आई है। शिवा, तुम्हारे लिए नहीं था यह गुलाब की पंखुड़ियों सा स्पर्श। जाहिर है उसके हिस्से ऐसे मुलायम स्पर्श तो कभी आए ही नहीं। उसके हिस्से में पहला पुरुष स्पर्श उस चुंबन का था जो होठों पर जबरन प्रहार की तरह था, उसके अपने फूफा का। जब उसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी, जिसके बाद होठ 3 दिन तक सूजे रहे थे और वह अपने माँ पापा सबसे अपने होठों को छिपाती रही थी, जैसे कितना बड़ा अपराध कर डाला था उसके होठों ने। उसे लगा था जैसे अब वे होठ फिर से पहले जैसे होठ कभी बन नहीं पाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वह फिर से लौट आई थी। जब उसकी शादी हुई तो अब उसने अपने वजूद को उतना ही नरम पाया, उतना ही नम पाया, फिर से एक भीगी सी छुअन के लिए तैयार। पर शादी के बाद की वह पहली खौफनाक रात
पूरी देह पर जैसे चोट देते ओले पड़ रहे थे। उसके बाद वैसी ही अनगिनत रातें और बीहड़ चुंबन। होठों ने दोबारा तिबारा 100 बार 1000 बार धोखा खाया, खाते रहे, सालों साल। वे सारे चुंबन ऐसे थे जैसे उसके होंठ अनचाही लार और थूक से लिथड़ लिथड़ कर बार बार लौट आते हों। वह ने कितना भी पानी से धोती, तौलिए से पोंछती, पर थूक और लार की लिथड़न उसके भीतर एक उबकाई की तरह जमकर बैठ जाती, उतरने से इनकार करती हुई। उसके बाद तो वह स्पर्श की नमी को भूल ही गई थी। सब कुछ भीतर जम गया था। नहीं सोचा था कि कभी ये बर्फ पिघलेगी, पर स्पर्श ऐसा भी होता है, हवा से हल्का, लहरों पर थिरकता हुआ और गुलाब की पंखुड़ियों सा मुलायम। ये तो उसने पहली बार जाना। अब तक वह अपने जीने की निरर्थकता को स्वीकार करती आई थी। आज उसे पल भर को लगा कि अब वो अगर मर भी जाए तो उसे अफसोस नहीं होगा। पर ये तो गलती से एक नक्षत्र उसकी झोली में आ गिरा था। जब तक उसकी चमक को वह आंख पर सहेजती, उसकी झोली को कंगाल करता हुआ नक्षत्र वापस अपने ठिये से जा लगा था। बरामदे में 2 कुर्सियों के बीच की छोटी सी तिपाई पर उसने चाय का कप रख दिया था। बूढ़ा जा चुका था। उसने लंबी सांस भरी और हथेलियों से मुंह ढांक कर आंखों में कैद आंसुओं को जी भरकर बह जाने दिया। चाय का प्याला बरामदे में पड़ा पड़ा उसके सामने ठंडा होता रहा। उसने चाय को उठाकर अंदर वॉश बेसिन में उलट दिया। अगले दिन वह पार्क गई, उसी बेंच पर बैठी देर तक प्राणायाम की कोशिश में लगी रही, पर अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाई। जैसे ही आंखें बंद करती, उसे लगता वह सफेद कुर्ता पास आकर खड़ा है। उसकी खुशबू भी हवा में घुलकर उस तक पहुंच रही थी। खुशबू को छूने के लिए वह आंखें खोलती तो वहां कोई नहीं होता, बस पेड़ों की शाखों में खिलते हुए पत्ते थे। बीच में टहलने के लिए बने रास्ते पर एक के बाद एक अधेड़ अपने ट्रैक सूट में तेज तेज चल रहे थे, दौड़ रहे थे, पर वह एके कहीं नहीं था। किसी तरह वह अधूरे प्राणायाम लेकिन सैर के पूरे बदहवास चक्कर लगाकर लौट आई। शिवा अपनी उम्र के 65 साल फलांग गई थी। एके ने कहा था वह 50 की लगती है, पर 65 की हो तो भी क्या। शिवा ने सोचा, उम्र से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, आंखें उन नर्म कांपती हथेलियों को ढूंढती रही जिसमें उसका चेहरा था। उस दिन शिवा बेचैन हो उठी। रोज दिखता आसमान जैसे ढक गया था। बदली गहरा आई थी, लेकिन उसके पीछे छिपे हुए सूरज की किरणें तेज थीं, जो शिवा के भीतर जमे ग्लेशियर को पिघला रही थी। 5वें दिन शिवा के कदम खुद ब खुद उस सफेद कुर्ते और उधड़े हुए स्वेटर की उंगली की दिशा में उठ गए। वही 21वां माला, फ्लैट नंबर वही जो उसका है, फोन नंबर में सिर्फ एक डिजिट का फर्क, बस बिल्डिंग का नाम अलग। ढूंढ पाना मुश्किल नहीं था। लिफ्ट का दरवाजा खुला और शिवा सकुचाते हुए बाहर निकली। क्या कहेगी वह? क्यों आई यहाँ? क्या वैसे ही जैसे सफेद कुर्ता चला आया था उसके घर जब वह पार्क में कुछ दिन नहीं दिखी थी? क्या लौट जाए वह दुविधा में थी। फ्लैट के बाहर ही चंदन की अगरबत्तियों का धुआं और भीनी भीनी सी खुशबू आ रही थी। सामने ढेर सारी चप्पलें पड़ी थी। आखिर पोते पोती नाती नातनियों वाला घर है, उसके घर की तरह उजाड़ नहीं कि एक जोड़ा चप्पल न दिखे कभी। फ्लैट का दरवाज़ा खुला था और सामने इतने सारे सिर, अड़ोसी पड़ोसी नाते रिश्तेदार। क्या हुआ? उसने सामने पड़े पहले व्यक्ति से पूछा। एके के फादर नहीं रहे। रात को सोए तो बस, सुबह उठे ही नहीं। क्या? शिवा की सांस थम गई। ऐसा कैसे हुआ? उसे तो किसी ने यहाँ बुलाया नहीं था। आज ही उसके पैरों ने इस घर का रुख क्यों किया? क्यों?
इस मलाल से भी कहीं बड़ा मलाल था कि उसके पैरों ने इस घर का रुख इतने दिन तक क्यों नहीं किया। पूरे 5 दिन रोज उसकी निगाहें पार्क में ही क्यों ढूंढती रही उसे। ये पैर पहले भी तो इस ओर मुड़ सकते थे। क्या उसकी उम्र आड़े आ रही थी? शायद वो पहले यहाँ आ गई होती तो बिंदा से मिलने की ऐसी अफरा तफरी न होती। इन एके को गले के भीतर रुलाई का एक गुबार सा उठा, जिसे नीचे धकेलने की कोशिश में उसका सिर वजनी हो रहा था। मन ने चाहा कि यहीं से अपने को लौटा ले, पर पैर अपने आप सामने खड़े लोगों के बीच से राह बनाते आगे को बढ़ चले, जहां जमीन पर एक रंगीन चटाई पर सफेद चादर से ढका हुआ चेहरा लौटा लेटा था, शांत, निस्पंद, कसकर भींचे हुए पतले पतले होंठ। शिवा एक टक आशीष कुमार के चेहरे को निहारती रही, जहां अब आई एम सॉरी का कोई माफीनामा नहीं था। कोई बात नहीं, अब वह किससे कहती, किस तक पहुंचाती जो वो कहना चाह रही थी और न कह पाकर अपने गले तक कुछ फंसा हुआ महसूस कर रही थी। जमीन पर बिछी हुई एक रंगीन चटाई पर लेटे उस चेहरे पर एक अपूर्व शांति थी। कोई इच्छा, आकांक्षा, लालसा जहां बची न हो। खुली हुई मुट्ठी ऐसे खुली थी जैसे सब कुछ पा लेने के बाद सब कुछ छोड़कर चले जाने की तसल्ली। सहसा शिवा की निगाह उनके कंधों पर गई। वही क्रीम और ब्राउन धारियों वाला उनकी अपनी बिंदा के हाथ का बिना हुआ स्वेटर। ऐसे स्वेटर का बिना जाना और ऐसे सहेजते हाथों में इस स्वेटर को पहुंचा पाना जिंदगी की नायाब हकीकत है। कितनी औरतें अपने पतियों के लिए ऐसे स्वेटर बुनती हैं, पर वे उधड़ने के बाद भी ऐसे सहेजने वाले हाथों में कहाँ पहुंच पाते हैं। सारे स्वेटर हवा में तैरते रहते हैं और कोई हाथ उन्हें लोकने के लिए आगे नहीं बढ़ता। एक दिन वे सारे स्वेटर पूरे आसमान को ढक लेते हैं और उजाले की एक किरण को भी धरती तक पहुंचने नहीं देते। शिवा के गले तक आया रुलाई का गुबार आंखों के रास्ते बह निकला, जैसे कोई बढ़ती आती लहर सूखी रेत को दूर तक भिगो दे और फिर भिगोती चली जाए। आखिर अपनी बिंदा के पास वे इस उधड़े हुए स्वेटर को पहने बिना कैसे जा सकते थे। शिवा ने सोचा और अपने को तसल्ली दी, नहीं, उनकी जगह वहीं थी जहां वे इस वक्त चले गए हैं। क्या सचमुच अपनी बिंदा के पास? शिवा एक साए की तरह मुड़ गई, जैसे अपने को वहीं छोड़ आई हो। पैरों ने अपने फ्लैट की ओर रुख किया, जहां बालकनी की कुर्सी पर चाय का अनछुआ कप जैसे बरसों से अब तक वहीं पड़ा था। शुक्रिया सुधा अरोड़ा जी। सचमुच में यह एक मुश्किल कहानी थी और आप ठीक ही कह रही थी। इसे पढ़ना आसान नहीं था मित्रों। और सुधा जी कई कई बार भावुक हुई। ऐसा लगा कि आगे नहीं पढ़ पाएंगी, मगर अपने आप को संभालते हुए यह कहानी पढ़ गई। और तमाम रचनाकार मित्रगण यहाँ पर जुड़े हुए हैं। इन सबकी प्रतिक्रिया बतला रही है कि यह कहानी कितनी असर शुक्रिया उषा दीदी। उषा दीदी कितनी ने पूरी असर कहानी सुनी। जी जी, कितनी असर छोड़ती है। तमाम लोग जुड़े हुए हैं सुधा जी। इस पर, इस कहानी को सुनने के बाद कुछ कहने को विशेष रह नहीं जाता है साथियों। हालांकि आप लोगों में से कई लोगों ने इस कहानी को पहले भी सुना होगा, पढ़ा भी होगा, मगर यह कहानी ऐसी है, इसकी तासीर कुछ ऐसी है कि इसे जितनी बार सुनिए, पढ़िए, आप बिना पूरा पढ़े रह नहीं सकते हैं। जिस तरह से
भावनाओं का उद्वेलन है, दुख दर्द है, और उसके बावजूद कोमलता के प्रति स्त्री मन का जो आग्रह है, वह सब इस कहानी को बेहद खास बना जाता है। उषा किरण जी लिख रही हैं, मैं हिल ना सकी मोबाइल छोड़कर। जी जी इतनी लंबी लंबी जी। कहानियां ऑनलाइन पढ़ना काफी, मुझे लगता है लोगों के पास इतना धैर्य भी नहीं होता होगा सुनने का। नहीं, लेकिन तमाम लोग जुड़े रहे अंत अंत तक। उषा जी स्वयं लिख रही हैं कि वह मोबाइल में ही इस कार्यक्रम को देख रही हैं और हट ना सकी। रुचि बहुगुणा जी, मीता दास जी, तमाम लोग, सरोज कौशिक जी, सभी लोग जुड़े हुए हैं। सरोज कौशिक लिख रही हैं, जितनी बार सुनो लगता है पहली बार सुन रही हूं। मीता दास, तमाम लोग जुड़े हुए हैं। मैं उन मित्रों के और नाम लूंगा। कुछ और बातें कर लें साथियों इस कहानी पर। दर्द, मुझे लगता है कि यह कहानी दर्द के चरम से उपजी हुई कहानी है। बार बार चोटिल स्त्री मन जो कोमल एहसासों की प्रतीक्षा कर रहा हो, आशीष कुमार की संगति में, उसके संवाद में, उसके केयरिंग एटीट्यूड में शिवा को ऐसे कुछ कोमल और कीमती पल मिलते हैं। मुंबई की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच के पार्क में घटित संवादों, योग, वॉकिंग आदि के बीच यह कहानी साथियों कई मोड़ों से गुजरती है। विधुर वृद्ध आशीष और सेपरेटेड वृद्धा शिवा के बीच कोमल भावनाएं भी पनपती हैं, मगर कुछ समय बाद ही उस वृद्ध का देहांत हो जाता है। आसनसोल से अपने बेटे के यहां रह रहे मुंबई में आशीष कुमार अंततः यह दुनिया छोड़ जाते हैं, और इधर अपनी छोटी बेटी के साथ मुंबई में रह रही शिवा के भीतर का मटमैलापन, उसका सच कायम रह जाता है। उसका वह सच जो कुछ समय के लिए दूर हुआ था, कुछ समय के लिए वहां इंद्रधनुष खिले थे, अंततः उस पर मटमैलापन ही हावी हो जाता है। मगर यह कहानी सिर्फ शिवा की नहीं है, शिवा की दो बेटियों की भी कहानी है, और इसके माध्यम से दो पीढ़ियों की भी कहानी है, और इसके बीच स्त्रियों में, लड़कियों में सोच के स्तर पर आए बदलाव की भी कहानी है। और शिवा की ये दोनों बेटियां दरअसल शिवा की ही कहानी से, उसके ही पास्ट से, अतीत से निकले हुए पात्र हैं। ये दोनों होशियार हैं, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं, मगर इन बेटियों के पास डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हुई अपनी मां के कई लोमहर्षक किस्से हैं, जिसकी चर्चा यहां भी की गई है। कान के पर्दे कैसे खराब होते हैं इस हिंसा में। और अगर हम कुछ देर के लिए पुनः आशीष कुमार के पास चलें, तो जब वे अपनी पत्नी को खो चुके हैं 6 महीने पूर्व, तो हृदय का सूनापन उनके भीतर भी है। आशीष शिवा में विंदा को देखते हैं तो शिवा के भीतर का चिर प्रतीक्षित प्यासा मन आकुल हो उठता है, मगर कहीं ना कहीं विंदा की बात आते ही वह उस यथार्थ को समझते हुए भी कुछ उदास सी हो जाती है। और ऐसे कई रोचक प्रसंग
जो कहानी की शुरुआत में भी आए। शिवा के नाम की व्याख्या हुई, कैसे एक फॉन्ट का नाम है। और शिवा के जीवन की इतनी ही विडंबना नहीं है, विवाह के नाम पर शारीरिक दुराचारों को सहती आई स्त्रियों की जो एक भरी पूरी परंपरा है, जिसमें एक बड़ी संख्या है, शिवा कहीं ना कहीं उस यथार्थ की एक प्रतिनिधि चरित्र के रूप में भी हम सबके सामने आती है। और यहां जब यह प्रसंग आता है कि उसके कैशोर के दिनों में उसके साथ उसके ही रिश्तेदार किस तरह से छेड़खानी करते हैं, शारीरिक अत्याचार करते हैं, वे तमाम स्मृतियां भी उसके जीवन में घटित हैं। और कोमलता शायद उसके जीवन के हिस्से में रही ही नहीं, शादी के बाद भी उसे वे सब चीजें नहीं मिल सकी जिसकी उम्मीद कोई भी गृहस्थी में करती है, कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष। और दूसरी तरफ आशीष का परिवार है, स्वयं आशीष हैं जो अपने से 2 वर्ष बड़ी पत्नी के लिए कितना अनुराग रखते हैं। तो इन दो ध्रुवों के बीच यह कहानी चलती है और कई सारे मुद्दों को उठाती है। यहाँ किस तरह से नई पीढ़ी आगे बढ़ रही है और कोई गृहस्थी में या उसके पचड़े में नहीं पड़ना चाह रही, तो कोई दोस्ती तक लिव इन की बात भी यहाँ है। ऐसे कई आधुनिक प्रसंग भी यहाँ पर आ सके। तो तमाम लोग इस कहानी के साथ जुड़े रह सके। मैं कुछ एक के नाम ले लूं। देखिए, सुदर्शन द्विवेदी जी लिख रहे हैं, बहुत संवेदनशील कहानी है, मेरी बहुत पसंदीदा। और यह भी कहीं वे लिख रहे हैं कि मटमैलापन हावी नहीं होता, एक बार इंद्रधनुष खिले तो उजाला नष्ट नहीं होता। तो अलग अलग व्याख्या है, मगर अगर आशीष जिंदा रहते तो शायद शिवा का एकाकीपन कुछ कम था। इसकी ओर इशारा सुधा जी ने शुरुआत में की कि कैसे उन्होंने इस कहानी के 2 अंत रखे थे। तो हम वापस सुधा जी के पास चलते हैं और मनु भंडारी जी ने उन्हें सुझाया जो अंत, उसको फिर इन्होंने रखा। तो इसके पीछे की जो कथा है स्वयं सुधा जी से सुनते हैं। जी सुधा जी। जी अर्पण जी, वैसे इस कहानी को कई पत्रिकाओं ने फिर से दोबारा छापा था और उसमें इसकी रचना प्रक्रिया को लेकर भी मैंने लिखा था। तो नहीं, उसके एक एक के मरने को लेकर कोई दुविधा नहीं थी कहीं भी कि वो जिंदा रहता। वो तो मेरे ख्याल से ये कहानी की शुरुआत ही, ये कहानी बनी ही, जो चरित्र है इसका वो वास्तविक जीवन में जो चरित्र था उसके मरने पर ही ये कहानी मन में आई। और मैंने सबसे पहले इसका शीर्षक और अंतिम पैराग्राफ ही लिखा था जिसमें वो नहीं रहा। और ये लगता है कि ये कहानी मेरे जीवन के बहुत करीब होगी और लोगों ने इस तरह की कुछ प्रश्न भी, सवाल भी मुझसे पूछे और जब ये छपी थी तो बहुत ज़्यादा चर्चित हुई थी। लेकिन सबसे सच्ची, मतलब सबसे सही और सटीक प्रतिक्रिया मुझे एक अपनी मित्र जो मराठी की एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने, मराठी में भी इसका अनुवाद हुआ है और भी कई भाषाओं में, अंग्रेजी में भी, तो उन्होंने कहा था कि इट्स लाइक विशफुल थिंकिंग। ये जैसे ये कोई पात्र नहीं है, सिर्फ एक विशफुल थिंकिंग है। और ठीक यही बात अर्चना वर्मा जी ने कही थी जब बहुत से लोगों ने फेसबुक पर इसको लेकर काफ़ी चर्चा हुई थी, जिसमें मैंने भाग नहीं लिया और अर्चना जी ही जवाब देती रही। अर्चना वर्मा जी जब तब थी, तो उन्होंने जो कमेंट्स लिखे थे उसको जोड़कर एक पूरा आलेख तैयार हो गया था और वो किताब में भी है। तो ये असल में ये चरित्र आप शुरू से ही देखें तो वो चरित्र वास्तविकता से अलग भी हो सकता है। वास्तविकता नहीं है उस चरित्र की, वो एक
शिवा जैसा चरित्र है वो एक विशफुल थिंकिंग ही है, एक जैसे कोई सपना सच हो गया हो, ऐसा वो चरित्र आता है सामने। और बहुत से लोगों ने सवाल किया कि आपकी अपनी जिंदगी की कहानी लगती है, क्योंकि घर में 2 बेटियां और पार्क और हमारी बिल्डिंग 21 फ्लोर की बिल्डिंग, लेकिन ये बिल्कुल भी मेरी जिंदगी की कहानी नहीं थी। ये होता ये है कि जब हम कोई कहानी के बारे में सोचते हैं कि इसको लिखा जाना है, तो हम उस नायिका को अपने ऊपर आरोपित, अपने को उस नायिका में ढाल देते हैं। तो शिवा में मैंने खुद को डाला और फिर इस कहानी को, इस पूरी घटनाओं को जिया। तो मुझे भी यही लगा कि ये सचमुच एक विशफुल थिंकिंग की कहानी है, जहाँ आप घटनाओं को इस तरह से बुनते हैं कि वो वास्तविक लगने लगती हैं, जब होती नहीं है, लेकिन वैसी वास्तविकता होती नहीं है, पर लगता है कि वो सचमुच ऐसा हुआ होगा। और एक ये भी था कि हंस में उन दिनों, ये 2007 में मैंने कहानी लिखनी शुरू की थी, तो उन दिनों हंस पत्रिका में और वैसे भी बड़ा देह विमर्श पे बहुत जोर था। कहानियां इतनी स्त्री की देह को लेकर और यौनिक संवेदना को लेकर बहुत कुछ लिखा जा रहा था। और जब मैंने आलेखों में इसको काफ़ी इसका खंडन किया, इसके खिलाफ बोला, आलेख भी लिखे, जवाब दिए, तो मुझसे लोगों ने कहा कि सिर्फ ऐसे आलोचना में जवाब देकर और उसका तर्क देकर क्या, आप कहानी लिखकर बताइए ना कि कैसी ऐसी भी कहानी, कैसी कहानी लिखी जाए। तो एक तरह से पूरी ये कहानी उन चीजों का, एक स्त्री के जो देह को लेकर इतना कुछ रचा जा रहा था, उसके जवाब में भी ये कहानी लिखी गई। तो बहुत काफी मेहनत से लिखी गई। ऐसा लगता है कि सब घटनाएं होती जा रही हैं और बह रही है, ऐसा नहीं था। कहानी को तैयार किया गया, वाकई बुना गया, और मेरे जीवन की ये सच्चाई नहीं थी, लेकिन हाँ, मैंने जो जैसा चरित्र मैं रचना चाहती थी उसको मैंने उसपे एक परकाया प्रवेश मैंने किया, और तभी ये कहानी लिखी गई। अब ऐसे देखिए, जिस तरह का हम अपने जीवन में जो जिन चीज़ों से रूबरू होते हैं वो आपके लेखन में आ ही जाता है। जैसे मैंने इतनी महिलाओं के, ये जब मैं विमेन सेंटर के साथ काम कर रही थी तो देखा कि कितनी ज़्यादा महिलाओं के कान के पर्दे फटे होते थे। तो ये सब चीज़ें इसी कहानी में आई है और किसी में नहीं आया है। तो जी, वैसे ये समय नहीं है अभी, काफ़ी देर हो चुकी है, मेरे ख्याल से 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। और जी, तो कुछ एक प्रतिक्रियाएं और ले लें। सुदर्शन द्विवेदी जी लिख रहे हैं, मैं ऐसे व्यक्ति को माफ कीजिएगा, सुदर्शन ही सुदर्शना है संभवतः। जी, जी, सुदर्शना सुदर्शन, जी नमस्कार, मैं जानती हूँ उनको बहुत अच्छी जी तरह। जी जी। और इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है, बहुत सही लिखा है। दरअसल ये कहानी की नायिका को चाहे मैंने बुना हो, लेकिन वो व्यक्ति ज़रूर मैंने भी देखा है, और उस व्यक्ति के मरने के बाद ही मैंने, जिस दिन वो उसका निधन हुआ और उसने स्वेटर पहन रखा था, तभी मैंने आकर घर आकर ये कहानी लिखी। और मैं भी ऐसे बहुत से व्यक्तियों को जानती हूँ जो सचमुच अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं और बहुत जुड़ाव उनकी ज़िंदगी में देखा जाता है। तो ये जो एके है, ही इज़ मोर कन्विंसिंग टू मी, क्योंकि वो सचमुच एक चरित्र था। एक नहीं बल्कि 2-3 चरित्रों को मिलाकर वो चरित्र बनाया गया। जैसे एक विदेशी, हमारा विदेश से आए हुए एक मित्र थे जो अपनी
अपने वॉलेट से निकाल कर हमें उसको बाकायदा पोंछ कर दिखा रहे थे, अपनी पत्नी की तस्वीर, ये वो आई नहीं थी तो दिखा रहे थे। तो वो एक उनका जो जिस तरह से उन्होंने तस्वीर को पोंछा वॉलेट से हम लोगों को दिखाने के लिए, तो वो कहीं अटक के रह जाती है। ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं जो कहीं अटक जाती हैं आपके जहन में, और वो किसी भी कहानी में अचानक वो चली आती है। अशोक गोस्वामी जी की भी एक बेहद खास प्रतिक्रिया, अद्भुत चित्रण सुधा जी। आपके जी शब्दों के जी आपके शब्दों के साथ हमने भी शिवा को भरपूर जिया। खूब खूब आभार। इच्छा, आकांक्षा अत्यंत मार्मिक, अपने आप में एक गहरी टीस लिए हुए, मैं सामने रखी थाली में से निवाला भी खा नहीं पाया, एक निवाला भी खा नहीं पाया कि कहीं कुछ छूट न जाए। सर धन्यवाद, आभार, आंखें नम हैं। बहुत बहुत और बस आभार अशोक जी, कुछ नहीं। बहुत आभार आपका। और मैं समझ सकती हूँ कि एक संवेदनशील मन ही इस कहानी में उतर सकता है और उसको सराह सकता है, वरना आज जैसे बहुत हम लोग काफ़ी इनसेंसिटिव माहौल से गुजर रहे हैं, और रिश्तों में भी वो गर्माहट, वो संवेदना बहुत रह नहीं गई है। तो ज़िंदगी काफ़ी बदली हुई देख रहे हैं हम लोग, समय काफ़ी बदल चुका है, और इसीलिए वो शिवा का भी जो इसमें दिखाया है, बताया है कि लिव इन को वो कैसे एक तरह से स्वीकार कर लेती है। जिस अपनी बेटी को हमेशा जो शादी के लिए करती रहती है, तो वो एक तरह से स्वीकार कर लेती है कि हाँ। तो ये आज की स्थितियाँ बदली हुई हैं बहुत ज़्यादा, पर संवेदना हमेशा रहेगी, और जब तक दाम्पत्य है तो उसमें इस संवेदना को बचाए रखने की कोशिश हमेशा होती रहेगी। जी। अब दोनों बेटियां कैसे उसका कितना ध्यान रखती हैं, और दोनों के बीच वह खुश तो है, दोनों बेटियों का प्यार पाकर सभी एक दूसरे का केयर कर रहे हैं, मगर कहीं भीतर एक जो अपना जो उसका व्यक्तित्व है, जो उसका खालीपन है, वह भी उसके भीतर है। वे सब चीजें भी बीच बीच में कई ऐसे पोएटिक एक्सप्रेशंस आए हैं जहां पर उसका नितांत निजीपन उभर कर आया है। जब वह उदास हो जाती है, या जब वह अपने उन बुरे दिनों को याद करती है। बुरे दिन तो थे, और आज खाली दिन भी हैं। गनीमत यह है कि नई पीढ़ी, उसकी ही बेटियां उसके साथ हैं, उसको समझती हैं, और मां भी उस पीढ़ी को समझती है। हमारे एक साथी लिख रहे हैं, चंद्र प्रकाश तिवारी जी, वे देर से जुड़े, तो कहानी का वे शीर्षक पूछ रहे हैं। चंद्र प्रकाश जी, इस कहानी का टाइटल है उधड़ा हुआ स्वेटर, और कैसे यह उधड़ा हुआ स्वेटर पूरी कहानी को बुन जाता है, और इसके बहाने दोनों तरह की बातें हो जाती हैं। गृहस्थी में प्रेम की भी, और गृहस्थी में प्रेम के अभाव की भी, दोनों ही चीजें, हिंसा की भी, कोमलता की भी, दोनों ही तरह की बातें यहां आती हैं। जिसकी बात अभी सुधा जी ने की कि भाई ऐसी कहानी लिखकर दिखाओ जहां प्रेम है, कोमलता है, और यह भाव सिर्फ दैहिक विमर्श की बात यहां है ही नहीं। यहां तो बिल्कुल एक दूसरे धरातल पर प्रेम की, अनुराग की बात की गई है, और बहुत ही सधे रूप में। और सिर्फ आदर्श की बात भी नहीं है, यह कहानी समस्या मूलक कहानी भी है, और कई कई समस्याओं की ओर हमारा ध्यान ले जाती है। रुचि बहुगुणा उनियाल जी लिख रही हैं, बहुत ही मार्मिक मर्मस्पर्शी कहानी। मीता दास जी, और कुछ एक मित्रों के नाम ले लूं, इंदु बाला सिंह जी,
तारा सिंह जी, सुनीता घोष जी, मुक्ति शर्मा जी, मधु मेहता जी, कंचना सक्सेना जी और तमाम लोग जुड़े हुए। कई सारी प्रतिक्रियाएं हैं मित्रों, सबको लेना संभव नहीं हो पा रहा है। गीता श्री जी, अंजू कल्याणवत जी और तमाम लोग, चंद्रकला त्रिपाठी जी, नाश्ता शर्मा जी, अशोक गोस्वामी जी और केशव मोहन पांडे जी और कई लोग जुड़े रहे। अच्छा लगा कि आप लोग इस कहानी के साथ बने रहे। कुछ एक और मित्रों के नाम लेकर हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। आशुतोष रंजन, प्रीति भटनागर, सरिता कुमारी, योगिता यादव, कात्यायनी जी, सनोवर, बंकिम जी, भानु प्रकाश रघुवंशी जी, सोनल कुमारी, अपर्णा कपूरिया, कालूराम परिहार, धनंजय सिंह, प्रियंका गिरी, अनुराग गुप्ता जी, प्रभा मिश्रा जी और तमाम लोग, आप लोगों ने जिस तरह से इस कहानी को पसंद किया, आप सभी को सलाम। रानी सिंह जी, उमा शर्मा जी, मृदुला शुक्ल जी, जयश्री पुरवार जी, सुमिता त्रिपाठी जी, इंदु चौबे जी और तमाम लोग। मुझे लगता है सुधा जी, आपको शीघ्र ही दूसरी कहानी के साथ यहाँ पर आना पड़ेगा। इतने लोग जुड़े हैं इस कहानी को पढ़ने के लिए। अब मैं वही कहानी सुनाऊंगी जो लोग सुनना चाहेंगे। जी जी ये जी। कहानी तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ना चाह रही थी, ये आपकी वजह से मैंने पढ़ी, वरना ये कहानी मैं पढ़ना नहीं चाह रही थी, क्योंकि एक तो लंबी कहानी है, थोड़ा सा लंबी कहानी पढ़ने में मुझे असुविधा होती है। तो यार सरोज कौशिक जी शुरू में ही यह बात लिख दी थी कि जिन दो कहानियों को आप नहीं पढ़ना चाह रही हैं, वे उन दो कहानियों को ही सुनना चाह रही हैं। वो कहानियां बहुत से लोगों ने पढ़ी हैं। देखिए यूट्यूब में आप जाइए तो अन्नपूर्णा मंडल की चिट्ठी तो कम से कम 10 स्वरों में आपको मिल जाएगी कहानी। बहुत जब लिखी गई तब से ही बहुत से लोगों ने पढ़ी और बहुत अच्छा पाठ किया है। तो वो कहानी तो मैं नहीं पढ़ती हूँ, पढ़ नहीं पाऊंगी जी। लेकिन ये आपने पढ़वा ली, आपका बहुत बहुत आभार, जनसुलभ का आभार कि मैं बहुत महीनों तक आपको टालती रही, पर आपने आखिर ये पढ़वा ही ली मुझसे कहानी। जी, बहुत बहुत चलिए, शुक्रिया सुधा जी, बहुत 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 अच्छा शुक्रिया। लगा। सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार जिन्होंने सुना, और अगली कहानी आप लोगों की मांग पर जो आप सुनना चाहेंगे, वरना नहीं। जी ठीक है सुधा जी, नमस्कार। और फिर नमस्कार। मिलेंगे। तमाम मित्रों का हार्दिक आभार जो इस कार्यक्रम के साथ बने रहे। शुक्रिया, शुभ रात्रि।